हेलो फ्रेंड, आज का हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 2 पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, जिसमें हमने उसके सिम्टम पढ़े थे। आज हम उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में है हमारा एंटी डिप्रेसेंट हम देंगे पेशेंट को, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि पेशेंट में बहुत सारे डिप्रेशन के सिम्टम आते हैं उसके लिए। तो इसमें भी हमारा एंटी डिप्रेसेंट में भी क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहले आता है हमारा सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, उसमें जो मेडिसिन है सर्टलिन और फ्लॉक्सिटिन। नेक्स्ट आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें एमेप्रामिन पेशेंट को मोस्टली दिया जाता है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि पर्सन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी के लेवल थे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसको ट्रीट करने के लिए लोराज़ेपाम हम पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे साइको सोशल ट्रीटमेंट में हमारा इंक्लूड है, जिसमें कि थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, जैसे बिहेवियर थेरेपी, मतलब बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आती है हमारी इसमें साइको सोशल ट्रीटमेंट में ट्रॉमा फोकस्ड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी में क्या रहता है कि पेशेंट को सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि पेशेंट को ना उस चीज़ से एक्सपोज करवाया जाता है, जैसे उसको उसी प्लेस पे लेके जाना जहाँ पे उसको डर लग रहा है, या जो इंसिडेंट्स उसको हुआ था उस सिचुएशन में हम लेके जाएंगे। तो वो हमने चेक करना पर्सन को, उसके थॉट, उसकी फीलिंग और उस सिचुएशन को केयरफुली, क्योंकि साथ में सुपरविजन, मतलब जो एक्सपर्ट है, जो थेरेपिस्ट है, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, एकदम पैनिक अटैक भी आ सकता है, पेशेंट फेंट भी हो सकता है। तो उस टाइम पे पेशेंट को आसानी से हम हैंडल कर सके ऐसी सिचुएशन में, तो वहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। सेकंड है हमारे यहाँ पे टीचिंग पेशेंट स्पेसिफिक टेक्निक में इंक्लूड है, जैसे कि होमवर्क वगैरह है, बीच में जो सेशन है, जैसे एग्जांपल डेली तो हम उसको थेरेपी दे नहीं सकते। एक हफ्ते में 4 बार या 5 बार अगर हम दे रहे हैं, तो बीच में जो टाइम बचता है उसमें उसको होमवर्क, जैसे कि जिसमें पर्सन को बोला जाता है कि जो फीलिंग उसको आ रही है, बार बार फ्लैशबैक कितना हुआ है उसका, एंजाइटी कितनी हुई है, और सिचुएशन कैसे, मतलब उसने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, जिन लोगों से या जिस प्लेस पे आपको डर लग रहा था उस प्लेस में जाने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था, आपने कैसा फील किया, वो सब रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाता है, इसलिए इसको होमवर्क बोलते हैं। इसके बाद आता है पर्सन के जो थॉट हैं, अपसेटिंग थॉट हैं, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है ना पर्सन को, उस ट्रॉमा से रिलेटेड जो उसके थॉट आ रहे हैं, जो उसको बार बार अफेक्ट कर रहे, एग्जांपल या तो फैमिली मेम्बर की डेथ होगी, उसने उनको देख लिया है, या जो जिसे उसका सब कुछ चला गया, घर ख़त्म हो गया है, जैसे अर्थक्वेक में सब कुछ गिर जाए। आजकल अभी प्रेजेंटली है साइक्लोन आया हुआ है गुजरात और उस साइड में, मुंबई साइड, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे इससे पहले उड़ीसा में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो उन लोगों में के उस सिचुएशन को देख के लोगों में जो कंडीशन हुई है, उसको सोचते ही, उसको देखते ही, या उन्होंने जो फील किया है, देखा है आसपास के लोगों ने, तो वो थॉट भी हमने वो भी चीज़ें चेक करनी है कि ट्रॉमा कंडीशन जब भी कोई उससे बात करता है, जो भी कोई कंडीशन होती है या पर्सन उसी प्लेस पे लेके जाया जा रहा है, तो कैसे थॉट उसके माइंड में आते हैं, वो सब हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोजर थेरेपी में होता है कि जैसे नाम से पता है, पर्सन को सिचुएशन से एक्सपोज करवाया जाता है। यहाँ पे रहता है कि ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके सिचुएशन बढ़ाई जाती है। उससे क्या रहता है कि उसके साथ साथ जब ग्रेजुअली हम पेशेंट को एक्सपोज करवाते हैं, तो उसके थॉट और उसकी मेमोरी वो हम असेस करते हैं। रीज़न क्या है कि पर्सन को जब ट्रोमा कंडीशन में लेके जाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो कैसे अपने आप को हैंडल कर रहा है, क्या थॉट चल रहे हैं, क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, उसमें आपका जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी चलता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी चलता है, दोनों तरीके से पेशेंट को असेस करना है और चेक करना है कि ऐसे प्लेस पे पर्सन बहुत ज़्यादा एंसियस हो रहा है, एंसियस मतलब उसको एंजाइटी लेवल कितना हो रहा है, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड है हमारा यहाँ पे, इसमें इमेजिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि पर्सन को एक्चुअल प्लेस पे वापस लेके जाया जाता है जो एक्सीडेंट उसको हुआ था। इमेजिनेशन, जैसे कि ये रहेगा आपका गाइडेड इमेजिनरी टाइप, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सपोजर, वो है ग्रेजुअली होना चाहिए और क्लिनिशियन के साथ होना चाहिए। क्लिनिशियन मतलब जो थेरेपिस्ट है ना,
वो पास में होना चाहिए, उसके मतलब उसकी सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करें। अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है, एग्जांपल पैनिक अटैक ज़्यादा हो रहा है या डिप्रेशन के सिम्टम ज़्यादा हो रहे हैं या पेशेंट को और कोई दिक्कत हो रही है, तो पर्सन को उस टाइम पे अच्छे से कंडीशन मतलब हेल्प मिल सके उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन या एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग थेरेपी। कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग थेरेपी में है हमारा यहाँ पे, इसमें इरेशनल बट अंडरस्टैंडेबल पैटर्न है जो थॉट का, वो हमने आइडेंटिफाई करना है जो ट्रॉमेटिक इवेंट की कंडीशन में उसके साथ हुआ था, जो सिचुएशन हुई थी। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन, इसका मेन एम होता है कि पर्सन के जो नेगेटिव थॉट है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे है, एग्जाम्पल दिया, आई विल नेवर बी नॉर्मल अगेन, आई एम गोना डाई। तो पेशेंट अगर ऐसे बोल रहा है तो उसको पर्सन की अगर ये थॉट है तो उसको रिप्लेस करके आई विल गेट बेटर, इट विल बी टेक टाइम, इट विल जस्ट टेक टाइम, मतलब कुछ टाइम लग सकता है बट मैं ठीक हो जाऊंगा। और या उसका दूसरा हो सकता है, आई फील स्केर्ड बट आई एम सेफ। इस तरीके से पर्सन के ना माइंड में, मतलब हमें उसको रिपीट करने के लिए नहीं बोलना, उसको फील करवाया जाता है थेरेपी के थ्रू कि जो उसके इरेशनल फियर हैं उसको समझाना कि जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या, सिचुएशन ठीक तो होगी नहीं, इसकी वजह से आपका टेंशन एंजाइटी और ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा आपको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है कि आप अपने थॉट में थोड़ा थोड़ा सा चेंज लेके आना शुरू करें। एग्जाम्पल जैसे कि हम पूरा दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग वाले को जो कोग्निटिव थेरेपी है या बिहेवियर थॉट स्टॉपिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि पर्सन को रियलाइज़ करवाया जाता है, उसको होमवर्क दिया जाता है कि कितने थॉट इरेशनल हैं जो आप नहीं करना चाहते फिर भी आपके माइंड में कंटिन्यू चल रहे हैं, तो और उसका आपकी बॉडी पे क्या अफेक्ट हो रहा है वो असेस करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। तो पर्सन के माइंड में ऑटोमेटिक चीज़ आ जाती है कि मुझे ये नहीं करना, मेरा फोकस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए अपने थॉट पे। ऐसे ही इसमें कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग थेरेपी में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसिंग। तो इसमें ये भी एक टाइप से थेरेपी है। इसमें रहता है पेशेंट को एक इमेज पे कंसंट्रेट करने के लिए बोला जाता है और जो कि रिलेटेड होती है हमारी ट्रॉमेटिक इवेंट जो पेशेंट ने फील किया है उस टाइम पे जो उसका था। तो उसमें आपके नेगेटिव थॉट, सेंसेशन और नेगेटिव इमोशन ये सब पेशेंट के असेस किए जाते हैं और उससे रिलेटेड जो उसके थॉट उसके सामने आ रहे। एग्जांपल जैसे कि कोई सपोज आप कहीं जाना चाहते थे और वहाँ आपने पूरा प्लान बना लिया लेकिन जा नहीं पाए किसी न किसी वजह से, और आपको आपके सामने वही पिक्चर रखी जाती है और आपको देख के जब आपको वो पिक्चर दिखाई जाती है तो आपके माइंड में क्या फीलिंग आई है, क्या थॉट आए हैं, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, वो सब पर्सन से पूछा जाता है और उसको मतलब चेक करते हैं कि सीवियरिटी क्या है इसकी। इसमें है कि एक टाइम पे थेरेपिस्ट यहाँ पे फिंगर मूविंग सिचुएशन भी रहती है, मतलब इसमें रहता है कि जो थेरेपिस्ट है ना उसमें मूवमेंट रहती है, जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि एक इमेज पे कंसंट्रेट करना है। दूसरा है कि जो आई मूवमेंट रहेगी, हमने नाम से ही पढ़ा है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन। इसमें पर्सन को एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए बोला जाता है, तो उसमें जो थेरेपिस्ट है वो अपनी फिंगर मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट है पर्सन है उसको अपनी आई मूव करनी है, तो उसकी आंखों के सामने से फिंगर जाएगी तो पर्सन को चेक करना है, मतलब थेरेपिस्ट चेक करता है कि कितना अच्छे से उस पर्सन ने उसको देखा, उसकी तरफ ध्यान गया या नहीं गया, उसकी गर्दन घूमी, आंखें घूमी या नहीं गई या उसने इग्नोर किया, वो सब चेक करते हैं। ये जो आई मूवमेंट चेक हमारा सेट है वो 20 सेकंड का, अबाउट 20 सेकंड हम इसमें कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को एनकरेज किया जाता है उसके जो प्रॉब्लम है, उसकी जो मेमोरी है, उसके जो इमोशंस है और जो उसने एक्सपीरियंस किया आई मूवमेंट के टाइम पे जो जो उसने चीज़ें देखी हैं। जैसे हमने पहले बोला कि इसमें इमेज पे कंसंट्रेट करवाया जाता है जो उस इवेंट से रिलेटेड है, तो वो सब उसमें फाइंड आउट किया जाता है 20 सेकंड या जितना भी टाइम पेशेंट कंसंट्रेट करता है उसके बाद कि उसके माइंड में क्या चीज़ें चली। इसके बाद इसमें ही कंटिन्यू है हमारा। इस प्रोसेस में क्या रहता है कि यहाँ पे रिपीट किया जाता है जितनी बार जितना टाइम पर्सन फोकस कर सके, या उसको डिफ़िकल्टी हो रही है या मेमोरी बार बार उसके माइंड में चल रही है, परसिस्टिंग मेमोरी है, तो वो बार बार रिपीट किया जाएगा जब तक पेशेंट के वो मेमोरी डिसअपियर नहीं होती या पर्सन उस चीज़ से निकलने की कोशिश नहीं करता। अगर पर्सन लेस डिस्ट्रैक्टेड फील करना स्टार्ट कर दे इमेज से रिलेटेड या उससे जो जिस चीज़ पे कंसंट्रेट
करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड उसमें पॉजिटिव थॉट आ जाते हैं, तो उसके बाद वो जो सिचुएशन है या जो थेरेपी आई मूवमेंट थेरेपी है वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जाती। इसमें मेन रहता है कि हमारा पॉजिटिव इमोशन क्रिएट किए जाते हैं, थॉट उसके चेंज किए जाते हैं, और उसका जो फ्यूचर का मतलब उसका जो बिहेवियर है, जैसे हमने पहले इससे पहले की वीडियो आपने देखी हो तो उसमें था कि पर्सन का ऐसा फील हो जाता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाला है या सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो जो थॉट हैं पर्सन के वो चेंज करवाए जाते हैं इसमें। इसके बाद आता है फैमिली थेरेपी, क्योंकि फैमिली भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फैमिली का इन्वॉल्व होना जरूरी है। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे लव्ड वन है जो पर्सन, जैसे एग्जांपल हस्बैंड या वाइफ या बच्चे जो भी हैं फैमिली मेम्बर में, उनको समझना वो किस तरीके से इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें रहता है फैमिली कम्युनिकेशन बेटर करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदे को अकेला ही पर्सन को अकेला छोड़ देते हैं, फैमिली वाले उस पर फोकस ही नहीं करते, इसकी प्रॉब्लम है ये ही सुलटेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है पर्सन को और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उसके पास सुनने वाला कोई है नहीं, वो थॉट बार बार जाएंगे, हो सकता है वो सुसाइड ही अटैम्प्ट कर ले अगर वो उस इंसिडेंट्स में बच गया है तो, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए पर्सन का फैमिली सेटअप में फैमिली मेम्बर के बीच कम्युनिकेशन इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में रहेगा एक जैसे पर्सन को एक साथ रखना, जैसे 6 से 8 मेंबर है। इसमें मोस्टली होता है कॉन्फिडेंस और उनका जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करने के लिए कि लोग उसकी हेल्प करने वाले, या सेम सिचुएशन सब में हो सकती है, सब ने फेस की है, उस कंडीशन को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें रहता है कि एक पर्सन एक स्टोरी सुनाता है, जैसे ट्रॉमा नरेटिव स्टोरी रहती है, ट्रॉमा से बेस्ड है, तो उसमें उसने डायरेक्ट ग्रीफ को फेस किया, एंजाइटी को फेस किया है, एंजाइटी फील की है, गिल्टी फीलिंग है उसकी, तो उस कंडीशन में पर्सन ने अपने आप को कैसे सर्वाइव किया है अपनी लाइफ में और कैसे स्टक ना होके वो कैसे मूव ऑन हुआ है उस सिचुएशन से, तो वो हमारा ग्रुप थेरेपी में जाता है कि लोग जिन्होंने उस सिचुएशन में पहले फंसे हुए थे उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है और अब इस टाइम पे अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, तो ऐसे लोगों के वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव वे टू कोपिंग विद स्ट्रेस या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सबसे पहले तो आता है हमारा जो भी एक्सपीरियंस हमारा हुआ है उससे हमें लर्न करना है, कुछ ना कुछ हर सिचुएशन दे के जाती है, सिखा जाती है, तो उसको रखना है। और उसके बाद आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो स्पोर्ट्स ग्रुप हैं, जैसे कि इसमें थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी वगैरह है, तो वो स्पोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंट रहना भी ज़रूरी है और अपने आप पे ट्रस्ट करना, और उसके साथ साथ पॉजिटिव पीपल, आसपास जो अच्छे लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकालने में मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। अल्कोहल वगैरह सब्सटेंस अब्यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर ये कर दिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे है सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रीटमेंट है हमारा, यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का टिप 1 है कि सपोर्ट के साथ, मतलब रीच आउट अदर फॉर अ सपोर्ट, दूसरों को भी हेल्प करनी है। जैसे आपने एग्जांपल, आपको सेम सिचुएशन, आपको कोई ऐसा बंदा मिला जिसने आपके जैसी ही सिचुएशन फेस की है तो आप उसको भी गाइड कर सकते हैं, उसको भी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा रहता है इसमें हमारा कि पर्सन को अल्कोहल या अदर ड्रग से बचाया जाना, उसका में भी टिप 2 होता है। थर्ड आता है हमारे यहाँ पे जो पर्सन हेल्पलेसनेस फील कर रहा है उसको चेंज करना, उसको चैलेंज करना कि लोग कोई नहीं उसकी हेल्प करने वाला, उसके फैमिली मेम्बर नहीं, उसके फ्रेंड नहीं है। तो इसमें हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो हमेशा पेशेंट के साथ रहते हैं, पर्सन के साथ रहते हैं, वो हेल्प करते हैं पर्सन को उसके डेली बेसिक केयर में भी, उसके ट्रीटमेंट में भी, और जो थेरेपी उनको प्रोवाइड की जाती है माइंड डाइवर्जन जो भी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था इसमें ग्रुप थेरेपी भी थी हमारी, आई मूवमेंट वाली भी थी और डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी भी थी, तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोज रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है हमारे। सबसे पहले आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है रिलेटेड टू डिस्ट्रेसिंग इवेंट कंसिडरिंग बी आउटसाइड रेंज ऑफ द यूजुअल
एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले अगर ये हमारा डिफेंस इसमें नर्सिंग केयर इस बेस पे कैसे देंगे, पेशेंट डिस्ट्रेस फील कर रहा है और अपने आप को उस सिचुएशन से ऐसा फील कर रहा है कि ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, बहुत दुखी है, तो उस कंडीशन में सबसे हमारा फर्स्ट रोल रहेगा एज ए नर्स पेशेंट को एक्सेप्ट करना जैसा है और उसके साथ ट्रस्ट इस्टेब्लिश करेंगे, उसके साथ पर्सन के फ्लैशबैक के टाइम पे पर्सन के साथ रहेंगे हम, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पर्सन मतलब उस टाइम पे आप अच्छे से असेस कर सकते हैं, डायग्नोज में और ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलती है पर्सन को। कई बार होता है कि जब आप वो हॉस्पिटल जाता है तो कुछ चीज़ें उस टाइम पे याद नहीं रहती है, बाद में याद आती हैं, तो वो फ्री टाइम में आप पे ट्रस्ट अगर उसका है तो वो आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। इसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया, पेशेंट को एनकरेज करना है जो ट्रॉमा रिलेटेड उसकी फीलिंग है या उसका जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि डिटेल में जानने में हेल्प मिलेगी और पेशेंट की भी हेल्प होगी। और पेशेंट में के माइंड में जो चीज़ें भरी हुई है, मतलब कि जो नहीं किसी को बता सकता या डर लग रहा है उस सिचुएशन से, वो भी आपको एक्सप्लेन करेगा तो उसकी आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आता है पेशेंट का कॉपिंग स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कस करना है, क्योंकि जो डिफेंस मैकेनिज़्म पर्सन यूज़ कर हेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करना है जिसमें आपका ये रहता है ह्यूमैनिटी का है और ह्यूमर है, इस तरीके से पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म पर्सन को यूज़ करने हैं। इसके बाद आता है पेशेंट का असिस्ट करेंगे हम पेशेंट को कि कैसे चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही हैं और अपनी लाइफ में ट्रॉमा के बाद जो उसकी लाइफ में चेंजेस हुआ था उसमें कैसे हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट दिया है हमारा डायग्नोज, नर्सिंग डायग्नोज ये रहेगा हमारा डिसफंक्शनल ग्रेविंग related to loss of self as perceived prior to the trauma or other actual or perceived losses occurred during following the event। तो इसमें कंडीशन में जो चीज़ें हुई हैं पर्सन को, जैसे एग्जांपल उसने किसी को खो दिया या अपने आप को बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है या उसने ऐसा फील कर लिया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो उस कंडीशन में हमारा एज ए नर्स क्या रोल रहेगा। सबसे पहले तो पेशेंट की जो फीलिंग है उसको, जैसे गिल्टी फीलिंग है, सेल्फ ब्लेम है, उसको एक्नॉलेज करना, उसको समझना है। पेशेंट की ग्रीफ प्रोसेस में हेल्प करनी है, कौन सी स्टेज पेशेंट की चल रही है ग्रीफ की। इसमें 5 स्टेज होती है। डिनाइल के बाद आता है आपका यहाँ पे एग्रेशन, एंगर स्टेज रहती है। उसके बाद आता है बार्गेनिंग के बाद आता है डिप्रेशन के बाद आता है यहाँ पे एक्सेप्टेंस। तो उसमें चेक करना है कि पर्सन को कौन सी लेवल चल हुआ है, कौन सा लेवल उसका। उसके बाद आता है ट्रॉमा का लेवल, उसकी डेली एक्टिविटी पे कैसा हो रखा है। और ट्रॉमा के बाद उसने अपने डेली लाइफ को, डेली जो सिचुएशन है जो उसके मतलब अपनी एक्टिविटी में वापस आया कि नहीं आया। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडिया यूज़ किए या नहीं किए पर्सन ने, या बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की है नहीं, वो भी असेस करना है। और माल एडप्टिव बिहेवियर वो तो नहीं कर रहा पर्सन, उसको भी असेस करना है, क्योंकि अगर उसने सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह स्टार्ट कर दिया, अल्कोहल लेनी स्टार्ट कर दिया, कोई और मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। थैंक यू सो मच। ये था मेरा आज का पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का सेकंड पार्ट। अगर आपको इसकी PDF या PPT चाहिए तो मैं इसमें मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको शेयर कर दूँगी, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।